तभी वो अचानक घबरा जाती है। वो सिस्टम से कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी समय सियोमी वापस असली दुनिया में जाग जाती है, सन्नाटे में अकेली बैठी हुई। एक पल के लिए वो फिर से धीरे से कोंगजून का नाम पुकारती है, भले ही वो जानती है कि वो जा चुका है। 1 महीने बाद सियोमी अपनी सामान्य जिंदगी और काम पर लौट आई है। नीमो में चीजें अच्छी चल रही हैं। कंपनी के वेब उपन्यास अभी भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। एक टीम मीटिंग के दौरान डायरेक्टर कुछ नया घोषित करते हैं। इस साल की वार्षिक लेखन प्रतियोगिता अलग तरह से आयोजित की जाएगी। टीमें अपना जॉनर खुद चुनने के बजाय डायरेक्टर व्यक्तिगत रूप से उन्हें जॉनर सौंपते हैं। फिर डायरेक्टर रोमांटिक श्रेणी की घोषणा करते हैं। इसके लिए चुने गए लेखक सियोमी और पाक कायांग हैं। जब वे एक साथ अपना नाम सुनते हैं तो दोनों एक दूसरे को संक्षेप में देखते हैं और फिर जल्दी से नजरें हटा लेते हैं। मीटिंग के बाद टीम रात के खाने और ड्रिंक्स के लिए बाहर जाती है। सहकर्मियों में से एक अचानक सियोमी के लिए एक ब्लाइंड डेट तय करने का सुझाव देती है। वो उस लड़के की तस्वीर भी दिखाती है और कहती है कि वो जवान और हैंडसम है। बाकी लोग उत्साहित हो जाते हैं और सियोमी को प्रोत्साहित करने लगते हैं, लेकिन सियोमी विनम्रता से मना कर देती है। तभी पाक कायांग कहते हैं, लेकिन क्या तुम पहले से ही किसी से नहीं मिल रही हो? वो जल्दी से समझाती है कि वो पहले किसी के साथ बस एक संक्षिप्त मुलाकात थी, वो कोई रिश्ता बिल्कुल नहीं था। डिनर के बाद सियोमी और पाक कायांग टैक्सी ढूंढते हुए एक साथ पैदल चलने लगते हैं। साथ चलते समय पाक क्योन सियोमी से कहते हैं कि वो वास्तव में उसके साथ रोमांटिक प्रतियोगिता को जज करने के लिए उत्सुक हैं। सियोमी पूछती है कि क्या उन्हें पहले से पता था कि उनकी जोड़ी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि उन्हें भी नहीं पता था। जल्द ही सड़क के अंत में 2 टैक्सियां आती हैं। पाक क्योन उससे पहली टैक्सी लेने को कहते हैं। सियोमी अंदर बैठती है और ड्राइवर को योंग नाम का अपना पता देती है, लेकिन ड्राइवर लापरवाही से कहता है कि वो केवल इंचान जा रहा है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, टैक्सी चलना शुरू हो चुकी होती है। उस रात बाद में जियोन उसे फोन करती है। वो सियोमी को कल डोंग के घर पर हाउस वार्मिंग पार्टी के बारे में याद दिलाती है। गी यान उसे न भूलने की चेतावनी देती है। अगली सुबह सियोमी हाउस वार्मिंग गिफ्ट खरीदने बाहर जाती है। अचानक उसे एक भारी भीड़ दिखाई देती है। पहले उसे लगता है कि ये कोई सेलिब्रिटी इवेंट हो सकता है, लेकिन जब वो करीब से देखती है तो उसे खिड़की में एक बोर्ड दिखाई देता है, बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड पॉपअप स्टोर। मिनयोंग अचानक भीड़ में सियोमी को देख लेते हैं और जल्दी से उनका स्वागत करने बाहर आते हैं। मिनयोंग गर्मजोशी से उन्हें स्टोर घुमाने का प्रस्ताव देते हैं, लेकिन सियोमी कहती है कि वो बस वहां से गुजर रही है। फिर वो उससे पूछते हैं कि क्या वो बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड ऐप का आनंद ले रही हैं। सियोमी ईमानदारी से जवाब देती है कि फ्री ट्रायल खत्म होने के बाद उसने वास्तव में इसका इस्तेमाल बंद कर दिया था। मिनयोंग सचमुच हैरान दिखते हैं। वो उसे याद दिलाते हैं कि उसका रिव्यू बहुत सकारात्मक था और उन्होंने उसे उपहार के रूप में डिवाइस भी दिया था, इसलिए उन्हें लगा कि वो निश्चित रूप से सब्सक्रिप्शन लेंगी। सियोमी उन्हें उपहार के लिए धन्यवाद देती है, लेकिन समझाती है कि असल जिंदगी हाल ही में बहुत व्यस्त रही है। बाद में जियान फिर से फोन करती है। इस बार वो घबराई हुई लग रही है। वो स्वीकार करती है कि आज डोंग के घर पर एक और मेहमान होगा, एक लड़का जिसे डोंग जानता है। दूसरे शब्दों में उन्होंने चुपके से सियोमी के लिए एक ब्लाइंड डेट प्लान की थी। सियोमी बस जवाब देती है, तुमने अच्छा किया। जल्द ही हाउस वार्मिंग पार्टी शुरू होती है। ब्लाइंड डेट वाला लड़का मिंगू पहले से ही वहाँ है। वो उसका बहुत ख्याल रखता है। फिर ग्रुप ड्रिंकिंग गेम्स खेलना शुरू करता है और माहौल शोर शराबे वाला और रिलैक्स्ड हो जाता है। सियोमी हैरानी की बात है कि लगभग हर राउंड जीत जाती है, जिससे हर कोई हंसने लगता है। उस रात बाद में पार्टी खत्म होने के बाद मिंगू सियोमी को बाहर तक छोड़ने जाते हैं। वो उसे बताते हैं कि उनका समय बहुत अच्छा बीता। वो कहते हैं कि वो थोड़ी अंतर्मुखी लगती हैं, लेकिन उन्होंने उन्हें बहुत सहज महसूस कराया। वो कहते हैं कि वो वास्तव में दयालु और प्यारी भी हैं। फिर वो सियोमी से पूछते हैं कि वो उनके बारे में क्या सोचती हैं। सियोमी विनम्रता से जवाब देती है कि उसे भी शाम अच्छी लगी। वो उसे दोबारा मिलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो सीधे मना कर देती है। गुड नाइट कहने के बाद सियोमी मुड़ती है और अकेले चली जाती है। फिर सियोमी टैक्सी बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन पास में कोई उपलब्ध नहीं होती। वो बार बार अपना फोन चेक करती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिलता। उसी समय उसे वर्चुअल दुनिया वाले अपने बॉयफ्रेंड की याद आती है। उसके बारे में सोचकर वो खुशी महसूस करती है, लेकिन वो असली नहीं है। अगले सीन में घर पर वो तय नहीं कर पा रही थी कि वर्चुअल दुनिया का सब्सक्रिप्शन ले या नहीं। वो खुद से सवाल करती रहती है। वो असल जिंदगी की डेटिंग को वर्चुअल सर्विस से तुलना करने लगती है। जब वो असल जिंदगी में डेट करती थी तो क्या उसने महीने में 5 लाख वॉन से कम खर्च किए थे? शायद नहीं। खाने, उपहारों और कभी कभार की यात्राओं के बीच खर्च हमेशा उससे कहीं ज्यादा हो जाता था।
इसी तरह वो खुद से कई सवाल पूछती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल आखिरी वाला है, क्या बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड वास्तव में उसे खुश करता है? थोड़े ठहराव के बाद वो धीरे से जवाब देती है, हाँ। सियोमी अपने फोन पर सब्सक्रिप्शन स्क्रीन को देखती है। बेसिक प्लान की कीमत 5 लाख वॉन प्रति माह है। सब कुछ सोचने के बाद वो अंत में खुद से एक आखिरी सवाल पूछती है, अगर ऐसी बात है तो क्या वास्तव में ऐप का उपयोग न करने का कोई कारण है? बिना देर किए वो बटन दबा देती है। पेमेंट सफल हुआ। इसके तुरंत बाद सियोमी अपने सिर पर डिवाइस रिंग पहनती है और एक्टिवेशन बटन दबाती है। जब वो दोबारा आंखें खोलती है तो खुद को एक सुंदर आलीशान अपार्टमेंट के अंदर पाती है। एक पल के लिए वो बस विस्मय के साथ चारों ओर देखती है। जगह विशाल, स्टाइलिश और हल्की रोशनी से भरी है। ये लगभग एक हाई एंड होटल जैसा महसूस होता है। तभी ऊनी अचानक उसके पीछे दिखाई देती है और उसे सहजता से नमस्ते कहती है। सियोमी अचानक चौंक जाती है, लेकिन जल्दी से पूछती है कि क्या ऊनी को अभी भी वो याद है। वो सोचती है कि क्या सिस्टम ने उसकी याददाश्त मिटा दी है। ऊनी थोड़ा बुरा मानती है और पूछती है कि क्या सोमी उसे बेवकूफ समझती है। ऊनी समझाती है कि ये अपार्टमेंट अब बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड की दुनिया के अंदर सोमी का निजी घर है। कोई भी खास चीज जो उसे पहले मिली थी, जैसे चोईवू से मिली ड्रेस, यहाँ सुरक्षित रहेगी। बाकी सब कुछ हर महीने नए सामान के साथ अपडेट कर दिया जाएगा। सोमी धीरे धीरे पूरे अपार्टमेंट में घूमती है। वो इसकी भव्यता से काफी प्रभावित दिखती है। दौरे के बाद ऊनी उसे बालकनी का नजारा दिखाती है। वहां से पूरा शहर हर दिशा में खूबसूरती से फैला हुआ दिखाई देता है। नई डेट शुरू करने से पहले वो ऊनी से एक मदद मांगती है। वो बताती है कि सेओ कोंगजून के साथ उसका आखिरी पल ठीक एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खत्म हुआ था, इसलिए वो उसी सीन से आगे बढ़ना चाहती है और उससे दोबारा मिलना चाहती है। लेकिन ऊनी तुरंत अपना सिर हिला देती है, ये संभव नहीं है। सोमी हैरान होकर पूछती है, क्यों? ऊनी शांति से समझाती है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति को सीधे चुनना केवल प्रीमियम प्लान के साथ संभव है, जिसकी कीमत प्रति माह 10 लाख वॉन है। सोमी ने जिस बेसिक प्लान को सब्सक्राइब किया है, उसमें सिस्टम केवल बेतरतीब ढंग से उसके लिए पार्टनर चुनता है। सोमी कीमत सुनकर दंग रह जाती है और शिकायत करती है कि ये तो मजाक है। ऊनी बस कंधे उचकाती है और उसे ज्यादा न सोचने के लिए कहती है। वो सोमी को याद दिलाती है कि कोंगजून और चोईवू के अलावा सिस्टम में अभी भी सैकड़ों अन्य पुरुष उपलब्ध है। ऊनी मुस्कुराती है और उसे अपने नए अनुभव का आनंद लेने के लिए कहती है। और बस ऐसे ही सियोमी अपनी अगली वर्चुअल डेट शुरू करने की तैयारी करती है। सियोमी एक वर्चुअल डेट के सीन में जागती है। उसने एक कमर्शियल प्लेन में एयर होस्टेस की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। अचानक उड़ान खतरनाक हो जाती है। एक यात्री बंदूक निकाल लेता है और विमान हिलने लगता है। बेह्यून वू नाम का एक एजेंट पहले से ही आपात स्थिति को संभाल रहा है। सिस्टम सोमी को उसकी तीसरी डेट शुरू करने पर बधाई देता है। वो चारों ओर फैली अफरा तफरी को देखती है और पेड वर्जन की प्रोडक्शन क्वालिटी का मजाक उड़ाती है। क्या वाकई NIS? ऐसी खतरनाक स्थिति देखकर वो डर जाती है। फिर वो डेट से लॉग आउट कर देती है। अगला सीन लोड होता है। सियोमी खुद को एक अस्पताल में इंटर्न के रूप में पाती है। एक सीनियर डॉक्टर कॉरिडोर में उस पर चिल्ला रहा है। वो गुस्सैल और चिड़चिड़ा है। उसके बाद वो अचानक कबूल करता है कि वो उसे 1 हफ्ते से पसंद कर रहा है और उसके जवाब का इंतजार करते हुए अधीर हो रहा है। वो नाटकीय रूप से अपनी भावनाओं का इजहार करता है। जिस व्यक्ति के साथ मैं पैराडाइज आइलैंड जाना चाहता हूँ वो सोमी है। दृश्य एक कोर्टरूम में बदल जाता है। एक वकील और एक जज कानूनी बहस में आमने सामने हैं। एक वकील अचानक पूछता है, क्या आप आज रात व्यस्त हैं? जज शांति से जवाब देता है, यहाँ प्यार कानून से ऊपर है। फिर एक और सीन बदलता है। इस बार सोमी एक मशहूर अभिनेत्री है और उसे अपने बॉडीगार्ड से प्यार हो जाता है। इसी तरह वो बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड में एक और डेट का आनंद लेती है। वो वहाँ बहुत खुश दिखती है। उसके बाद एक आइडल शो का दृश्य दिखाई देता है। उस आइडल का नाम जे पार्क है। तभी एक नया नोटिफिकेशन आता है। ये जे पार्क के साथ एक सीक्रेट डेट का आमंत्रण है। बिना किसी हिचकिचाहट के सोमी इसे स्वीकार कर लेती है। अगली सीन में असली दुनिया में हम सोमी और पाक क्योंग को एक कॉफी शॉप में देखते हैं। सोमी अपने पसंदीदा कैफे में सिर्फ एक कॉफी खरीदती है। वो पाक क्योंग पर ध्यान देती है, जो आमतौर पर 2 कॉफी खरीदता था। आज उसने सिर्फ एक ही खरीदी। पाक क्योंग शांति से जवाब देता है कि उसे आज अतिरिक्त कॉफी की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो आगे कुछ नहीं बताता। ऑफिस में उसकी सहकर्मी हिब्बॉन एक ब्लाइंड डेट को लेकर परेशान है। उस लड़के ने केवल एक मैसेज भेजा था, मैडम जन्मदिन मुबारक हो, और कभी दोबारा मिलने के लिए नहीं कहा।
मैसेज देखकर सब हंसने लगते हैं। सोमी हिब्बॉन का फोन छीन लेती है और उसकी तरफ से पहला टेक्स्ट भेज देती है। हिब्बॉन घबरा जाती है, लेकिन लड़का जवाब देता है और सप्ताहांत में मिलने के लिए तैयार हो जाता है। तब सोमी कहती है कि कभी कभी हमें पहले कोशिश करनी चाहिए। अगली सीन में काम पर एक समस्या आ जाती है। लेखक आखिरी समय पर एपिसोड की फाइल भेजता है, वो अपलोड कर देती है। बाद में वो कमेंट सेक्शन चेक करती है। इंटरनेट पर एक टाइपिंग की गलती, स्पेलिंग मिस्टेक को लेकर हंगामा मचा हुआ है। नए एपिसोड में चोई की एक रोमांटिक लाइन है जिसे कहना चाहिए था, आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं इस महिला को ले जाऊंगा। इसके बाद सियोमी यूनोंग को एक संदेश भेजती है, अब से कृपया हर बार फाइल शाम 7 बजे से पहले भेजे। मैं पूछ नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ। वो धीरे से आगे कहती है, मैं शर्मिंदगी के मारे मर जाना चाहती हूँ। मिस यून सॉन्ग इसे पढ़ती हैं और उन्हें गुस्सा आ जाता है। वो सोचती हैं, ये सुबह सुबह मुझ पर हमला क्यों कर रही है। यून सॉन्ग कमेंट्स में पलटकर बहस करती हैं और चिल्लाते हुए कहती हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम राजा सेजोंग हो। वो आलोचकों का मजाक उड़ाती हैं जो भाषा विशेषज्ञ होने का दिखावा करते हैं। इसके बाद सोमी फिर से ऐप में लॉगिन करती है। वर्चुअल दुनिया के अंदर एक नया सीन लोड होता है। सियोमी चारों ओर देखती है और उसे एक आवाज सुनाई देती है, ये कॉन्ग जून है। वो वहाँ खड़ा है और काफी बड़ा लग रहा है, लगभग 10 साल बड़ा। वो उसे ऐसे देखता है जैसे उसने उसे लंबे समय से याद रखा हो। क्या ये तुम हो? बहुत समय हो गया। स्क्रीन पर स्प्रिंग एंड यू लिखकर आता है, फिर इसमें जारी रहेगा दिखाया जाता है। सोमी उन शब्दों को घूरती है और खुद से कहती है, मुझे पता था कि ये मुझे सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए लुभाने की एक चाल है, लेकिन उसे देखने के बाद मैं फिर से इसमें फंस गई। सियोमी उसे देखती है और कहती है, तुम बहुत बदल गए हो कॉन्ग जून। वो जवाब देता है, क्या मैं बदल गया हूँ? तुम भी। 10 साल लंबा समय होता है। वो रुकता है और धीरे से कहता है, लेकिन तुम अभी भी बहुत अच्छी दिखती हो। वो मुस्कुराती है और इसी के साथ ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब और लाइक करें ऐसे वीडियो और देखने के लिए।